गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेके बैठिए। आज हम 10th चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ और फर्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नेक्स्ट इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सारी टेक्निकल टर्म्स उसमें फर्स्ट वीडियो में ही दी हुई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब समझ रहे हैं आप? एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा, उसके बाद दूसरा, उसके साथ ही तीसरा। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? इसको हम R1, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ये कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में? तो इन दिस कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर जॉइंट सच दैट द सेकेंड एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज जॉइंट टू द फर्स्ट एंड ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है ना? इसका फर्स्ट एंड इसके फर्स्ट सेकेंड एंड से जुड़ रहा है और इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से जुड़ रहा है। इस तरह से एक के बाद सीरीज के रूप में ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है? The three conducting wire AB, BC and CD जैसे डायग्राम में दिखा रखे हैं आपको। ये मान लीजिए ये है जैसे AB, BC, CD। ठीक है? तीनों अलग अलग वायर हैं जो कि एक सीरीज के रूप में जुड़े हुए हैं। तो AB, BC, CD are connected in series combination as shown in figure this। बुक में देख रहे हैं ना आप लोग? फिगर 10.9 में are connected in series combination। The resistance of each part is R1, R2 and R3। रेजिस्टेंस जो होगा इनका तीनों का अलग अलग R1, R2, R3 होगा। रेजिस्टेंस तो चाहे पैरेलल में ले लो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लो, दोनों में बिल्कुल अलग अलग ही होंगे। ठीक है ना? अब देखिए, लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3। अब इन तीनों का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यही हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। देखिए, थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 combined in series, V be the total potential difference across the combination, I be the current। अब इसमें कितनी, इसको पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना लीजिए। ये है इसका V, ये है इसका बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस, और ये है इसकी की। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। एक अमीटर भी बना देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। तो इसमें मान लो हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। ठीक है? तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरह से फ्लो होता है। ठीक है? ये हमको एरो किस तरह लगाने पड़ेंगे, समझ में आया? तो अब इसमें V इस तरह से नहीं लगेगा। आप ये देख लीजिए, अगर सिंगल रेजिस्टेंस होता तो V इस तरह से लगाते, लेकिन इसमें तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, इसलिए V इसमें तीनों में अलग अलग होगा। इस तरह से लगाएंगे हम V, इसमें भी V1, V2, V3 होगा फिर। ठीक है? इसमें भी इस तरह से ही होगा। तो ये हो जाएगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3। समझ में आया? लेकिन करंट इसमें क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सब में एक जैसा ही फ्लो होगा। समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा I सिंगल होता है, सिर्फ एक जैसा ही करंट फ्लो होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो डिफरेंट होते हैं। R1 का अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। ठीक है? तो अब इस तरह से हम इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो क्या होगा? V का मतलब क्या हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ऊपर से कर दिया आपको। देखिए, आप अपनी बुक में देख लीजिए डायग्राम। ठीक है? मैं डायग्राम को बिठा देती हूँ बोर्ड से। तो किस तरह से होगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। और R इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है? और I तो है ही। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ यही था ना कि V इज इक्वल टू IR। तो इसमें V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। आया समझ में? ठीक है? तो इस तरह से V इज इक्वल टू हो गया टोटल। अगर हम इसमें तीनों में से प्लस कर दिया जाए, तीनों को अगर मान लो, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है?
क्योंकि तीनों का V जो है सेम, तीनों का V हमने कॉमन, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V इज इक्वल टू हो गया IR1, IR2 एंड IR3। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें I जो है वो कॉमन है, I कॉमन ले लिया हमने, तो VR1 प्लस VR2 प्लस R3, क्योंकि R तो कॉमन है तीनों में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इस तरह से निकालते हैं, तीनों का प्लस हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए इसमें R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या है IR, V इज इक्वल टू IR है ना, IR इज इक्वल टू ये हो गया ना। तो R इज इक्वल टू हम इसमें क्या लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तीनों रेजिस्टेंस का टोटल जो होगा वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आया, समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मेरा नहीं है आपका है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 IR3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस IR3 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं। अब हम निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा स्केच बना के दिखा देती हूँ आपको। ये पैरेलल हो गई, ये तो बताइए ना पैरेलल किस तरह से होता है। तो इसमें ये R1, ये R2, ये R3, समझ में आया। लेकिन इनमें तीनों में करंट भी अलग अलग फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो ये हो जाएगा I1, I2 और I3। लेकिन इन तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है वो हमेशा किसी भी उसके पैरेलल लगता है, ठीक है। तो इन तीनों के एक ही तो पैरेलल लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से V जो होगा वो सेम होगा इसमें। तो आप देखिए इसमें क्या दिखाया है, I जो है वो टोटल कितना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है ना इसमें। और V तो एक सिंगल ही है, इसमें सब में V सेम है बिल्कुल। तो I इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V अपॉन R, यही होगा ना, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R, यही होगा ना, ठीक है। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा ना, ठीक है। अब इसमें देखिए तीनों में V कॉमन है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया हमने, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही होगा ना। ये देखिए ये बुक में लिखा हुआ है, वैसे आपको शायद दिख नहीं रहा है बोर्ड में, तो ये बुक में पूरा इस तरह से लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू हो जाएगा V वन अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें, और I अपॉन ये हो जाएगा अपने इसमें I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें ये तीनों आएंगे ना, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारा, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। दिख रहा है ना, ये बुक में पूरा दिया हुआ है आपके, देखिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दोनों में सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में क्या फर्क देखा कि इसमें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन के बराबर होता है, और उसमें सीरीज में देखा था उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 था। आया समझ में, ये पैरेलल और सीरीज में फर्क होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सारे मैं आपको कराऊंगी बाद में। न्यूमेरिकल्स आपके पीछे
चैप्टर में भी है बहुत सारे न्यूमेरिकल। ये जो एग्जाम्पल में दिए हुए ये आप अपने आप कीजिए, पूरा दिया हुआ है इसके अंदर, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम आज पढ़ेंगे इसके बाद थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल का मतलब क्या होता है? जो हीट जनरेट होती है उसे थर्मल कहा जाता है ना। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस जब वर्किंग होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है। आप फैन चला के रखिए, उसका रेगुलेटर जो है वो गर्म हो जाएगा, है ना। और भी कोई कई चीजें होती हैं उनमें अपने आप हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When current is flowing through a conducting wire by battery, then the chemical energy inside the battery transforms into kinetic energy due to free electrons. The kinetic energy of the free electrons reduces due to continuous collision of these electrons with the atoms. This increases the temperature of the conductor. कि जब काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पता ही है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो गई? उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर एंड इलेक्ट्रिक प्रेस। सब में होता है ना, ये गर्म हो जाते हैं। टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड हीट। अब देखिए, लेट अस कंसीडर ए रेजिस्टर कैरिंग करंट I, let V be the potential difference across the end of the resistor that makes current I flow through it. Work done when Q amount of energy flows from one point to another in a conductor to W is equal to वर्क डन क्या होगा? Q into V, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा वर्क डन, ठीक है। और I is equal to, बट करंट इज द रेट ऑफ फ्लो, चार्ज होता है तो I is equal to क्या होता है? Q upon T, तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो Q is equal to क्या होगा इसमें? I into T। तो यहाँ रख दे इसको, तो ये हो जाएगा W is equal to, ये Q की जगह हमने IT रख दिया, IT into V, तो ये हो जाएगा हमारा। और V is equal to क्या होता है? V is equal to क्या होता है? IR होता है ना। तो इसकी जगह अगर आप IR रख दें, IT into IR, तो ये हो जाएगा W वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही होगा ना। देखिए, तो ये होता है if work done W is dissipated as heat in the resistor है, then heat H generated is H is equal to हो जाएगा I स्क्वायर RT। जो हीट है वो वर्क डन के बराबर है, W के बराबर है हीट, वर्क डन जो हुआ है वो हीट के बराबर है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखेंगे। तो H जो है किसके प्रोपोर्शनल है? देखिए, H I के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि अगर I बढ़ेगा तो H बढ़ेगा। H R के प्रोपोर्शनल है, R बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, और H T के प्रोपोर्शनल है, T बढ़ेगा तो H बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजों के प्रपोर्शनल है, H I और ये, इसके तो स्क्वायर के प्रपोर्शनल है, डबल बढ़ेगा इसमें तो, ठीक है ना। समझ में आया ये? इस तरह से ये तीनों की डिपेंडेंस बता दी मैंने आपको। अब है, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? आपकी जब कभी आप बल्ब या ट्यूबलाइट खरीदने जाते हो मार्केट में, तो क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना कि हमको इतने वॉट का बल्ब देना, ये इतने वॉट का कोई भी चीज लेते हो वॉट के नाम से जाओ, उसकी पावर कितनी है यही देखते हो। आप चाहे गीजर लो, चाहे प्रेस लो, चाहे कुछ भी चीज लो, उसमें वॉट यूनिट होती है, वॉट देखते हैं। वो वॉट ही क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। मतलब वॉट की यूनिट क्या होती है? सॉरी, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन ऑन फ्लोइंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए, इलेक्ट्रिक पावर, इससे आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पावर P is equal to work done W upon time T। मतलब P is equal to W upon T। अब W हमने क्या लिया था? यहाँ पे W किसके बराबर था? अभी अभी ऊपर लिया है ना हमने, W is equal to हमने लिया है VIT के बराबर, ठीक है। तो W की जगह हम रख देते हैं VIT अपॉन T, इसको स्मॉल t से लिखिए सब जगह। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V into I।
इक्वल टू वी इंटू आई, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो P इज इक्वल टू हो गया I इंटू R इंटू I, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड एंड ऑल्सो कॉल्ड वॉट। इसको जूल पर सेकेंड में बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और क्या बोल सकते हैं इसको, वॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। समझ में आया? अब देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं बताऊंगी, सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगी मैं आपको। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है जब कभी भी करंट पास होता है ना, किसी भी चीज के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। वो हम कैसे मालूम करेंगे? आप मैग्नेट लेके जाइए तो निडल जो है ना डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने आप। इससे पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस के आसपास जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा हो जाता है। In 1820, Oersted observed that an electric current is passing through a wire deflected in nearby compass needle. This shows the relation between magnetic field and electric current. ये देखिए पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट आपके बुक में बता रखा है। ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट दिया था। तो ये नीचे जो NS क्या होती है? आपको पता है कंपास होता है, ये कंपास होती है, इसमें NS टूल होता है, ये इसमें निडल होती है, इस तरह से निडल होती है। मैं आपको लाके दिखाऊंगी, अपने रखा हुआ है, ये कंपास बोलते हैं, जिससे कि नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगता है। ये NS का मतलब था नॉर्थ पोल, साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं हमेशा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसके दो टुकड़े कर दिए जाए ना, मान लो छोटे छोटे इस तरह से दो टुकड़े हो जाए, तो भी इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कितने भी टुकड़े कर लो, हर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में देखो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो इसमें हमने की को बंद किया हुआ है, अब इसमें की को मान लो चालू कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि इसमें निडल में डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इन फिगर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर, देन देयर इज नो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड एंड हेंस द मैग्नेटिक निडल इज अनडिफ्लेक्टेड। एंड इन फिगर 10.13b, इसमें देखिए, इसमें क्या दिखा रखा है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज reduced and hence the magnetic needle shown deflection. ठीक है, और when the direction of flow of current is reversed, अगर फ्लो जो है करंट का, उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, उसका रिवर्स कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक निडल में भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो the deflection of magnetic needle when placed near a current carrying conductor shows that electric current generates a magnetic field around it. The deflection in a magnetic needle increased when it is close to conductor and the amount of current increased in a conductor. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट में ये कैसे मालूम चलेगा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है? तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग टू रूल्स। एक तो होता है राइट हैंडेड वर्क स्क्रू रूल और एक होता है राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन imaginary right-handed screw is in direction of the current through the linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic lines of force or magnetic field around the conductor. देखिए, इस आप डायग्राम में देखिए तब मालूम चलेगा आपको। राइट हैंड स्क्रू रूल में अगर ये इस तरह से है, ये स्क्रू है, इसमें ये पॉइंट दिखा रखा है ना, अगर ऊपर की तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है ये, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो जो ये एरो दिखा रखा है ना, इस तरह से चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसमें। ठीक है ना, समझ गए ना? जैसे राइट हैंड रूल में क्या है, जैसे मान लो हमने कोई पेंसिल को ऐसे पकड़ रखा है, जैसे मेरे पास ये चौक है, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है अपने हाथ में, यूं पकड़ रखा है अपने हाथ में, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ, इसमें डायग्राम में देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठे की जैसे यूं है ना, इस तरह से अंगूठे के ऊपर की साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो हमारी जो उंगलियां घूम रही है ना, इस तरह से चारों तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा।
इस तरह से स्क्रू से ले लीजिए, चाहे अपने राइट हैंड रूल से ले लीजिए। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा, देखिए ये वाला डायग्राम है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं आपको इसमें बना के बताती हूँ। देखिए इस तरह से होता है। इसका डायरेक्शन देखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जिससे कि हमको मालूम चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे होगा, ये देखिए हमारे पास मैग्नेट है मान लो, ठीक है, ये एक मैग्नेट है। इसका ये तो है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। अब इसमें मान लो हमें वो ले आए, ये इस तरह का ये ले आए, हम इसको कंपास बोलते हैं। इसको लाएंगे तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से किस डायरेक्शन की ओर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देखिए इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है हमेशा, नॉर्थ से नहीं, देखिए ये आप तो ये मान के चलिए, ये इस तरह से होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मान के चलिए, आप जैसे मान लो इतना बोला तो हम बना नहीं सकते हैं, नहीं है ना, ये पूरा ही है, मतलब ये एक तरह से पूरे गोले हैं। ये अपने पास बोर्ड की जगह नहीं है, इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा ना हमेशा, आप इसमें एरो देखिए किधर है, ये एरो जा रहा है साउथ पे खत्म हो रहा है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, ये इस तरह से होगा, ये ऐसे, और नॉर्थ पे खत्म हो रहा है। इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है इसका, ये इस तरह से होता है, ये देखो साउथ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ पे खत्म हो रहा है, साउथ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ पे खत्म हो रहा है, ये साउथ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ पे खत्म हो रहा है, इस तरह से। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का हम डायरेक्शन, आप इसमें एरो दिख रहा है, देख लीजिए आप, एरो इस तरह से ही है, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए the direction of flow of current, the direction of the force experienced by current carrying wire placed in a magnetic field upon the direction of flow of current, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field always north pole to south pole, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये नॉर्थ पोल से, ये हमने उल्टी लगा तो इस जगह एरो अपने उल्टे लगा दिए, ये नॉर्थ पोल से जाते हैं, शुरू होते हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे खत्म होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर इनको पूरा ऐसे इस तरह से घुमाए तो पूरे गोले गोले बड़े बड़े शीट्स में इसका प्रैक्टिकल करते हैं ना फिजिक्स लेबोरेटरी में, तो इतनी बड़ी बड़ी शीट्स लेते हैं, उसमें बीच में मैग्नेट रख देते हैं और उसको कंपास को से घुमाते जाते हैं, अपने आप डायरेक्शन आपको पता लगता जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी दूर दूर होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो अब आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, और नेक्स्ट इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं आपको, ठीक है। आपको बुक में ढंग से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम मेरे को समझ में नहीं आया, और जूम क्लास में पूछिए आप, जिससे कि मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा पाऊँ आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय।